दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार की परिस्थितियां 22 अप्रैल के बाद बनी, यानी पहलगाम के एक विभत्स आतंकी हमले के बाद जो परिस्थितियां बनी और उन परिस्थितियों में भारत पाक सीमा पर जो तनाव एक बड़े युद्ध की शक्ल में आगे बढ़ रहा था, उस पर अचानक सीज फायर की कोशिशें तेज हुई। सीज फायर हुआ भी, लेकिन सीज फायर की प्रक्रिया विवादास्पद बन गई, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से सबसे पहले सीज फायर का ऐलान किया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, सबसे पहले पाकिस्तान के, उसके बाद भारत के डीजीएमओ ने सीज फायर का ऐलान किया। सवाल यह है कि भारत ने हमेशा किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को कश्मीर के मामले पर नकारा है। दूसरा सवाल यह भी है कि क्या विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार, इन सब के बीच किसी तालमेल की कमी थी? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन सारी परिस्थितियों के बीच दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के पावर इक्वेशन किस प्रकार से आने वाले समय में नई शक्ल ले सकते हैं? और जब सवाल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हो, सवाल पाकिस्तान को इस तरह की परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा एक बड़ा लोन दिए जाने का हो, भारत के विरोध के बावजूद लोन दिए जाने का हो, तो ऐसी परिस्थितियों पर चर्चा के लिए स्वाभाविक है कि हमारे पास यशवंत सिन्हा से ज्यादा बड़ा नाम कोई हो नहीं सकता था। तो आज इन सब सवालों पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत के पूर्व वित्त और विदेश मंत्री, दो प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके नेता यशवंत सिन्हा जी। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका परिचय पहले दे दें। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में लंबे वक्त तक रहे, बिहार कैडर में। उसके बाद आपने जनता दल ज्वाइन किया। जनता दल ज्वाइन करने के बाद आप बदलाव का दशक जो भारत में कहते हैं, उस बदलाव के दशक यानी 90 के दशक की शुरुआत में भी आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका में थे और 90 के दशक के आखिर में भी आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। सीसीएस, सीसीपीए, तमाम तरह की महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटियों के आप सदस्य रहे। चंद्रशेखर सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हो, दोनों में आपकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही और वित्त और विदेश जैसे बड़े मंत्रालय आपने संभाले। तो पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि सीज फायर की प्रक्रिया क्या भारत की द्विपक्षीय वार्ता के जरिए और आपस में कश्मीर मामले को सुलझाए जाने की नीति से कितना अलग दिखाई देता है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर? देखिए, हम लोग अगर शुरू से अपनी बात की शुरुआत करते हैं तो ये जो घटना चक्र है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई जो पहलगाम में, बैसरन में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए। वहां से इस बात की शुरुआत हुई। ये एक आतंकवादी घटना थी। वो आतंकवादी वहां से भाग निकले, अभी तक वो नहीं पकड़े गए हैं। कहां चले गए कहना मुश्किल है, लेकिन उनसे कोई संपर्क हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं हुआ। उसके बाद, उस घटना के बाद मोदी जी का बयान आया, बिहार की धरती से उन्होंने अंग्रेजी में 5 शब्द कहे, 5 वाक्य, दुनिया भर को मैसेज देने के लिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादियों की जो बची खुची जमीन है उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। ये चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद देश इंतजार करता रहा। फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हुए 9 स्थानों पर। ये सिलसिला रहा। फिर दोनों तरफ से बिना युद्ध की घोषणा किए जंग शुरू हो गई। ये जरूर है कि थल सेनाओं ने आपस में जंग नहीं किया एक्सेप्ट लाइन ऑफ कंट्रोल में, लेकिन हवाई हमले हुए। कराची पोर्ट के पास हमारे जहाज पहुंच गए, ब्लॉकेड करने को तैयार थे। तो एक युद्ध की स्थिति पाकिस्तान के साथ बनी। जी। और मुझे याद है कि उस दिन, चूंकि मैं इसमें रुचि रख रहा था, तो मैं एक्चुअली टीवी देख रहा था जब अचानक खबर आई कि ट्रंप साहब ने ट्वीट किया है कि दोनों देशों के बीच में
समझौता हो गया सीज फायर का और सीज फायर लागू हो गया। उसके बाद जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान ने कहा और फिर हमने उसको अपने वक्तव्य में शामिल किया, हमारे प्रवक्ता ने। तो आप इस घटना चक्र को अगर देखें तो क्या हम देखते हैं कि बात आतंकवाद से शुरू हुई, बात क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से शुरू हुई और आके कहां पर अटक गई है? आके अटक गई है कश्मीर पर। और ट्रंप साहब ने केवल ये नहीं कहा कि सीज फायर हो गया दोनों देशों के बीच में, बल्कि ट्रंप साहब ने ये कहा है कि हम कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करेंगे। और उनके प्रवक्ता जो है सरकार के, उन्होंने ये भी कहा सीज फायर की घोषणा होने के बाद कि भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि किसी तीसरे स्थान पर मिलेंगे जी और आपस में बातचीत करेंगे। तो जाहिर है, जैसे आपने कहा कि शिमला समझौते के बाद जब हमने पाकिस्तान को इस बात के लिए राजी कर लिया कि हमारे उनके बीच में जितने भी मसले हैं उनके बारे में हम आपस में बात करेंगे, द्विपक्षीय होगा और तीसरा कोई भी तीसरी शक्ति का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके बाद भी चूंकि पाकिस्तान की यही फितरत है, तो पाकिस्तान वाले बराबर यूएन रेजोल्यूशन जो है 1948 वगैरह में उसका जिक्र करते रहे और एक तरह से शिमला समझौते को उन्होंने बराबर नकारने की कोशिश की। लेकिन शिमला समझौता तो लिखित में है, उससे हट जाना उनके लिए आसान नहीं था। तो ये प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में आज मैंने देखा कि हमारे प्रवक्ताओं ने सरकार की तरफ से ये कहा है कि नहीं, ट्रंप साहब ने जल्दीबाजी कर दी, सबसे पहले उन्होंने घोषणा कर दी, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम लोगों ने किसी तीसरे पार्टी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, किसी तीसरे देश में जाकर न्यूट्रल वेन्यू में बातचीत करने का सवाल ही नहीं उठता है। बातचीत द्विपक्षीय रहेगा, पाकिस्तान और हमारे बीच में रहेगा। तो ये सारी बातें उसके बाद भारत की तरफ से स्पष्टीकरण के रूप में आए हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सवाल है, उस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह मामला उठ गया है, मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, द्विपक्षीय नहीं रहा, नंबर एक। नंबर दो, जो बहुत ही भारत के लिए मैं मानता हूं कि कष्ट की बात है, वो ये है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जो कि सीमा पार से आतंकवाद भारत में फैलाता है, उस देश के साथ तुर्की तो पहले से खड़ा है, अजरबैजान खड़ा हो गया, चीन खड़ा ही है। पाकिस्तान जो लड़ाई लड़ा है वो चीन के इक्विपमेंट से लड़ रहा है। तो ये देश चीन के साथ खड़े नजर आए। भारत के साथ कौन खड़ा नजर आया? भारत को तो नेपाल भी नसीहत दे रहा है कि एस्केलेट मत करो, इसको बढ़ाओ मत। और अगर हम आईएमएफ की बात करें, जहां से पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का लोन मिला है, तो वहां पर भारत अकेला देश था जिसने एब्स्टेन किया। जी। हमारे साथ किसी और दूसरे देश ने एब्स्टेन भी नहीं किया। भारत अकेला देश है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी जो डंकापट्टी हैं, जो अभी तक ये कह रहे थे कि पूरे विश्व में उनका डंका पिट रहा है, उसका क्या हुआ? जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और इसी पर मैं आपको एक छोटा वाकया याद दिलाता हूं। क्योंकि आप जिस सरकार में थे, मैंने आर्काइव सर्च किए काफी आपके इंटरव्यू के पहले। 2 वाकये हैं आपके दौर के, जब आप सरकार में बड़ी भूमिका में थे। एक 1991 की शुरुआत का है और एक वाकया 99 का है। 91 वाला वाकया ये है, जब आप चंद्रशेखर सरकार में मंत्री थे, उस वक्त बीएसएफ ने बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट कर भारत में आ रहे तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों को मार गिराया था। और उस पर बुश प्रशासन ने सीधे भारत के प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश की थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि ये देश कोई अनाथालय नहीं है कि कोई यहाँ घुस आएगा। ये मानवाधिकार का हम नहीं मानते मुद्दा।
दूसरा वाकया सामने आता है करगिल का, वो तो वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है। करगिल में नवाज शरीफ पहुंचे थे वाशिंगटन डीसी, और बिल क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था, और अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट के सेशन में स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को कि बुलाया था, लेकिन हमने मना कर दिया कि पहली चीज कि ये मध्यस्थता का मुद्दा नहीं है, ये द्विपक्षीय मुद्दा है, और दूसरा, पाकिस्तान जब तक अपनी तरफ से सीमा पार आतंकवाद को प्रोत्साहन देना बंद नहीं करता, कोई बातचीत नहीं होगी। तो उन दो प्रधानमंत्रियों के जिनके साथ आपने काम किया, उनके कार्यकाल, उनकी नेतृत्व क्षमता और मौजूदा समय के प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता, और वो नेतृत्व क्षमता मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत की एक नीति रही है, मैंने आपको बताया, जी। खास करके शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था, उसके बाद से कि पाकिस्तान और भारत में जितने मसले हैं हमारे पारस्परिक संबंधों में, उनका हम आपस में बातचीत करके हल निकालेंगे, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं होगी। ये एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी रही है भारत की फ्रॉम 1972 ऑनवर्ड्स, और ना केवल कांग्रेस के प्रधानमंत्री बल्कि जितने दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं दूसरे दलों के, जिसमें चंद्रशेखर जी भी थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और लोग थे, उन सब लोगों ने इसी पॉलिसी पर चलने का काम किया। कोई इस पॉलिसी से हटा नहीं। ये पहली बार है जबकि कहीं नजर आ रहा है कि ट्रंप मध्यस्थता करना चाहते हैं, कोई और देश बीच में कूदना चाहता है, और उस पॉलिसी से हम हट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। और इसलिए आपने जैसे कहा कि मोदी जी, आप मुझसे पूछिए अगर कि मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है आज के दिन भारत में, मोदी जी की ताकत क्या है? मोदी जी की ताकत है उनका व्यक्तित्व नहीं, मोदी जी की ताकत है गोदी मीडिया। जब ये भारत, मैं आपसे बताऊं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, इसकी घोषणा जब ट्रंप ने की तो मैंने इमीडिएटली ट्वीट किया बिना एक पल खोए, जिसमें मैंने कहा मोदी जी जीत गए, पाकिस्तान हार गया, क्योंकि मैं जानता था कि गोदी मीडिया यही नैरेटिव चलाएगा। और मैं गलत नहीं था, क्योंकि गोदी मीडिया तब से यही नैरेटिव चला रहा है और आज तक चला रहा है, जो कि सही नहीं है। पाकिस्तान में जश्न क्यों मन रहा है? आप जानते हैं ना कि पाकिस्तान में जश्न मन रहा है, वहां पर सड़कों पर लोग, कई सारे वीडियोस देखे हैं। मुनीर वहां पर, हाँ, मुनीर वहां के जो जनरल हैं वो हीरो बने हुए हैं, लोग उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो वो भी जीत गए, भारत भी जीत गया, तो आखिर हुआ क्या? हारा कौन? दोनों के बीच में जब संघर्ष हुआ 4 ही दिन का सही, तो कौन हारा कौन जीता? या ड्रॉ हो गया मैच? क्या हुआ जी? इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि मीडिया को सरकार का साथ देना चाहिए, खासकर जो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं उस पर, और भी लोगों का साथ देना चाहिए, विपक्ष में बैठे लोगों को का भी साथ देना चाहिए जो उन्होंने दिया, जितने पर्यवेक्षक हैं उनको साथ देना चाहिए। हम लोग सब सरकार के साथ थे ना, सबने घोषणा की कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो कदम उठाना चाहती है वो उठाए, और सरकार ने कहा कि हमने आर्म्ड फोर्सेस को खुली छूट दे दी है कि वो जो चाहे करें। तो क्या आर्म्ड फोर्सेस को सचमुच में खुली छूट थी? क्या सचमुच में वो सब वो कर पाए? क्या हमारी सरकार जो थी, वो जो बाहर का दबाव था वो झेल पाई? जाहिर है कि नहीं। ये कोई रेस नहीं ना था कि सीज फायर की घोषणा दौड़ के सबसे पहले कौन करता है। 100 मीटर का कोई रेस था जिसमें दौड़ गए, ट्रंप भी, हम लोग सब दौड़े, और ट्रंप के बाद ट्रंप फर्स्ट हो गए, पाकिस्तान सेकंड हो गया, और हम थर्ड पर आ गए। ये कोई दौड़ नहीं ना थी, ये गंभीर मुद्दा था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
ध्यान में रखते हुए हमें आकलन करना पड़ेगा कि क्या हमने बदला ले लिया उन शहीदों का जो मारे गए थे पहलगाम में। क्या उनकी आत्मा को शांति मिल गई? ये सवाल आज सारे देशवासियों के मन में है। सर, एक बड़ा सवाल ये उठता है, चूंकि आप वित्त मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, इसलिए आपसे सवाल बड़ा मौजू हो जाता है। हम लोग जब कमीशन की तैयारी करते थे परीक्षाओं की, उस दौर में मंत्री सचिव विवाद पर एक पूरा चैप्टर पढ़ते थे यूपीएससी के लिए। ये सामान्य सी चीज है, लेकिन इस मौके पर जो दिखाई दिया कि विदेश सचिव और विदेश मंत्रालय या भारत सरकार के बीच किसी प्रकार की या तो मतभिन्नता है या कम्युनिकेशन गैप है, क्या वाकई इस तरह की चीजें थी? क्योंकि विदेश मंत्री को तो अपना ट्विटर अकाउंट तक प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, ये नौबत आ गई है। जी नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है विदेश सचिव को, कि विदेश सचिव को चूंकि उन्होंने घोषणा की सीज फायर की कि हम गोली नहीं चलाएंगे, तो उनको इतना ट्रोल किया गया कि उनको अपना अकाउंट बंद करना पड़ा। ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे पूरे देश के लिए कि हमारे विदेश सचिव जो इतने काबिल ऑफिसर हैं, उनको उनके परिवार को इस तरह ट्रोल किया गया, और आज तक उन ट्रोल्स के खिलाफ भारत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। कितने अकाउंट्स के बारे में भारत सरकार ने कहा है एक्स को कि तुम उनको ब्लॉक कर दो? कितने लोगों के ऊपर फौजदारी मुकदमा हुआ है इस मुल्क में कि तुमने विदेश सचिव को, उनके परिवार को क्यों गाली बकी? ये सब नहीं हुआ है ना। तो इससे क्या मतलब लगाया जाए कि इन सब के पीछे वही भक्त लोग हैं जो जिनको पाल पोस के बीजेपी और बीजेपी की सरकार ने बड़ा किया है और आज भी कर रहे हैं। जी, एक सवाल इस पे और उठता है, चूंकि ये आईएमएफ से 1.4 बिलियन डॉलर के लोन का मामला नहीं है, इससे ज्यादा बड़ा मसला यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के प्रयासों को, पाकिस्तान को लोन सैंक्शन किए जाने के मुद्दे पर भारत के प्रयास को समर्थन नहीं मिला। तो क्या इसे आप भारत की कूटनीतिक विफलता मानते हैं, या मौजूदा सरकार ने इस देश को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है जिससे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो संदेश हम देना चाहते हैं वो दे नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि हमको ये समझाया गया, देश को ये यकीन कराया गया कि मोदी जी का डंका विश्व भर में बज रहा है। मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं। मोदी जी जो कहते हैं उसकी बात उनकी बात दुनिया सुनती है। ऐसे मोदी जी हैं, वैसे मोदी जी हैं, ये कहा गया ना, मेरे द्वारा, आपके द्वारा नहीं कहा गया, सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, भक्तों के द्वारा ये कहा गया। मोदी जी के मीडिया इंचार्ज जो हैं उनके द्वारा कहा गया। आज भारत क्यों आइसोलेटेड है विश्व पटल पर? आईएमएफ की बात आपने की, मैंने आपसे कहा कि आईएमएफ में भारत ने एब्सटेन किया, क्योंकि आईएमएफ नियमों के अनुसार आप केवल एब्सटेन कर सकते हैं, विरोध में वोट नहीं डाल सकते हैं। तो भारत ने एब्सटेन किया। भारत के साथ एक दूसरा देश नहीं खड़ा हुआ। इस जंग की स्थिति में जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर टेररिस्ट हमला किया है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में संघर्ष हो रहा है, उस परिस्थिति में दुनिया में कोई भी देश आईएमएफ में हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। कोई दूसरा देश एब्सटेन भी नहीं किया भारत के अलावा। तो ये क्या दिखाता है? किसका डंका बज रहा है दुनिया में? किसका डंका? ये जितना 10-11 साल में ढकोसला किया गया कि मोदी जी का डंका बज रहा है क्योंकि मोदी जी गलबैया लगाते हैं विश्व के नेताओं को, ये सब डंका फट गया। क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस मसले में, या आईएमएफ का मसला हो या इंडिया पाकिस्तान का मसला हो, कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिला। एक देश हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आया। एक सवाल इसमें से और है, चूंकि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और ये सवाल लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए बड़ा मौजू है, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं। आप आईएएस अधिकारी थे और आपने अधिकारी वाली भूमिका को बतौर राजनेता कभी स्वीकार नहीं किया, नहीं उसे अपनाया। वो हम लोगों ने देखा है व्यावहारिकता में भी।
लेकिन आज तो विदेश मंत्रालय के एक जानकार, एक फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर विदेश मंत्री हैं, जबकि इसके पहले आप थे, जसवंत सिंह थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, दिनेश सिंह थे, प्रणब मुखर्जी, तमाम लोग ऐसे थे विदेश मंत्री, सलमान खुर्शीद थे। पॉलिटिशियन ही ज्यादातर देखा जाए तो विदेश मंत्री होते थे। तब ये इस तरह की डिप्लोमेटिक फेल्योर देखने को नहीं मिले, लेकिन एक विदेश मंत्रालय के, एक अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार के विदेश मंत्री रहने के दरमियान इस तरह के डिप्लोमेटिक फेल्योर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या माना जाए इसे? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा जी, एक सवाल इसमें सर, अंतर्राष्ट्रीय माफी चाहूंगा रोकने के लिए, एक सवाल इसमें जी नथी कर देता हूं। और पहले भारत के विदेश मंत्रालय का को साउथ ब्लॉक में एक अलग से चलने वाला दफ्तर माना जाता था कि एक स्वतंत्र विदेश मंत्रालय है, जैसे अमेरिका में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। आज की तारीख में पावर कॉरिडोर में चर्चा होती है कि पीएमओ के एक सेक्शन ऑफिसर जैसी भूमिका हो गई है विदेश मंत्रालय की। कितना सच है, आप अपने अनुभव से बताइए, चूंकि आप उस मंत्रालय में एक लंबा वक्त दे चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक मोदी जी तक जो भी इस देश का प्रधानमंत्री रहा है, उसने विशेष रुचि ली है विदेश नीति में। ये एक ढर्रा चला आ रहा है हमारे यहाँ कि प्रधानमंत्री जो हैं वो विदेश नीति में रुचि रखते हैं, और इसलिए विदेश मंत्रालय जो है और प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मिलजुल कर काम करते हैं। अब प्रधानमंत्री कार्यालय में एक नया पद क्रिएट हो गया, वो वाजपेयी जी के टाइम में ही हुआ, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद है। जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी विदेश नीति में दखल देते हैं, और आप जानते हैं इस बात को कि जो विदेश के मेहमान आते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मिलते हैं। जी, तो ये ढांचा है, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन विदेश मंत्री जो है उसकी भूमिका गोल हो जाए, उसकी भूमिका गायब हो जाए, ये कभी नहीं हुआ है। जो भी विदेश मंत्री रहा है, और आपने इतने सारे विदेश मंत्रियों का नाम लिया, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के बनने के बाद भी विदेश मंत्री का पद गौण नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत आज से कई साल पहले, 2-3 साल पहले, हमसे किसी ने पूछा जयशंकर के बारे में, जो आज के विदेश मंत्री हैं। जी, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ही इज ए ग्लोरिफाइड फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी थे, क्यों? इसलिए कि विदेशी जब भारत के किसी मंत्री से बात करता है तो ये देखता है कि उसकी राजनीतिक हैसियत क्या है। जी, भारत के सिस्टम में वो क्या कहीं से चुनाव जीत के आया है कि जिंदगी भर राज्यसभा में रहा है? ये बातें वो पता करते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि इस विदेश मंत्री की क्या हैसियत है, भारत की राजनीति में विदेश मंत्री की क्या हैसियत है। पार्लियामेंट में उठकर आप चूंकि राज्यसभा में बन गए मेंबर, तो वहां उठ के आप सवाल का जवाब दे देंगे, ये काफी नहीं है, और विदेशी इस बात को बखूबी जानते हैं। तो इसीलिए मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जयशंकर जी महाराज जो हैं वो विदेश मंत्री बने हुए इतने सालों से, लेकिन ही इज नथिंग मोर देन ए ग्लोरिफाइड फॉरेन सेक्रेटरी, क्योंकि अपनी राजनीतिक हैसियत उनकी नहीं है। एक सवाल अब चूंकि विदेश मंत्रालय पर हो ही गया, तो विदेश मंत्री के जो बॉस है, सरकार में एक ही बॉस है इस सरकार में, यहाँ तो बॉस वाला सिस्टम चलता है। बॉस को ये देखा जाता है कि ऑल पार्टी मीटिंग को कन्वेन करने वो नहीं आते, राजनाथ सिंह को भेज देते हैं। ऐसे नाजुक मौके पर, जिस वक्त पहलगाम हमला हुआ या उसके बाद सुरक्षा बलों ने जो कार्रवाई की, ऐसे नाजुक मौकों पर राष्ट्र के नाम संदेश दिए जाने की प्रथा रही है, चाहे इंदिरा गांधी ने दिया हो या पार्लियामेंट अटैक के समय भी मुझे खुद याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर आकर राष्ट्र के नाम संदेश दिया था।
मौजूदा प्रधानमंत्री इन सब जगह से गायब रहते हैं, मन की बात करेंगे, तमाम तरह के कामों के लिए उन्हें उनके पास वक्त है। 5 दिन बाद बिहार जाकर के रैली करेंगे, वहां अंग्रेजी बोलेंगे मधुबनी में, मिथिला में, और केरल में जाकर फिर हिंदी बोलेंगे। लेकिन जो जरूरी सवाल है उस पर नहीं बोलेंगे। क्या लगता है ये रवायत जो 10 सालों से चल रही है उसी का एक्सटेंशन है, या प्रधानमंत्री को वाकई कोई दिक्कत है प्रेस का सामना करने के साथ साथ संसद का सामना करने और जनता का सामना करने में? आप एक बात भूल गए, माफ कीजिएगा अभिषेक जी। जी जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से कितने नॉन बायोलॉजिकल थे, कितने नैसर्गिक थे? जी मोदी जी पहले प्रधानमंत्री इस देश के जिन्होंने खुद कहा हाँ, कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। जी तो इस तरह का जो व्यक्ति एक साक्षात अवतार है भगवान का, उसके बाद उससे आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें, राष्ट्र को संबोधित करना, ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड करना, इस तरह की छोटी छोटी बातों को उससे आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह की बात करेगा? बाकी लोगों ने किया क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स थे, आदमी थे, इसलिए उन्होंने किया। वो भगवान नहीं थे। मोदी जी जी भगवान हैं, इसलिए नहीं करते हैं और ना करेंगे। आगे चलकर कभी पार्लियामेंट में अगर इस पर चर्चा होती है, विशेष सेशन की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, रेगुलर सेशन जब होगा तो ये देखना होगा हम लोगों को कि इस पर चर्चा सरकार मानती है कि नहीं मानती है। जी हो सकता है सरकार चर्चा माने ही नहीं, लेकिन अगर मान भी लेती है तो उसका उत्तर कौन देता है? तो पार्लियामेंट को जिस तरह और पूरी देश की व्यवस्था को जिस तरह बिलिटल किया गया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक वाकया मुझे याद आ रहा है कारगिल के अलावा, कि एक दफा हमारे ऊपर बहुत दबाव था सरकार के ऊपर जब जी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे कि भारत इराक में अपनी फौज भेजे। फिर बात यहां तक आई कि 2003 आप का एक वाकया है। जी हाँ, और ये कहा कि अच्छा फौज नहीं भेज सकते हैं तो कम से कम अपना मेडिकल यूनिट फौज की भेज दीजिए। अटल जी ने क्या किया? अटल जी ने पक्ष के नेताओं को बुलाया बातचीत करने के लिए। मुझे अभी भी याद है कि सोनिया गांधी आई, मनमोहन सिंह आए, प्रणब मुखर्जी आए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, दूसरे दलों के बड़े बड़े नेता आए। फिर ऑल पार्टी मीटिंग हुई, कैबिनेट में चर्चा हुई। उसके बाद भारत ने तय किया कि हम नहीं भेजेंगे। तो वो एक प्रजातांत्रिक मानसिकता है, प्रजातंत्र की एक मानसिकता होती है जो अटल जी में भरपूर भरी थी, मोदी जी में नहीं है। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड गुजरात को उठा के देख लीजिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ का उठा के देख लीजिए। वो इसको एक मैं क्या कहूंगा, एक नेसेसरी ईवल मानते हैं कि एक बोझ है, किसी तरह इसको ढो लो, पार्लियामेंट का सेशन बुलाना है बुला लो, लेकिन हम पार्लियामेंट के भीतर नहीं जाएंगे, हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, हमारे लोग देंगे, और जब हम बोलेंगे तो सारे पार्लियामेंट को और सारे देश को सुनना पड़ेगा। ये जब मानसिकता होती है जो गैर मानसिकता है, तो फिर उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो विपक्ष के नेताओं से बात करेंगे, वो पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाएंगे, वो देश का नाम संबोधन करेंगे? ये सब वो नहीं करेंगे। 4 दिन तक युद्ध सर चलता रहा ना, जी नहीं सर, किया जो उन्होंने। वाकया अभी आपने बताया, अभी ऑल पार्टी मीटिंग अटल जी वाली, वो वाकया एक बार मुझे दिवंगत सीताराम येचुरी ने भी बताया था कि उस वक्त की सरकार ने क्या किया था, जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ वो केमिकल वेपन्स वाली बात करके जो वॉर शुरू किया गया था, उसी दौर का है शायद। एक या आखिरी बिल्कुल सवाल पर हम आते हैं जी, एक आखिरी सवाल पर। पाकिस्तान ने खुले तौर पर चीन का आभार जताया है और चीनी मिसाइलों और ड्रोन्स के ट्रेस भी मिले हैं भारत में जगह जगह, जो उधर से वो अटैक कर रहे थे, जिनको निष्फल किया यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में। इससे 2 स्तरों पर मैं देख रहा हूं कि असर पड़ा है। पहला, चीन के सामरिक हथियारों की गुणवत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे, और स्वाभाविक है कि जब उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं तो चीन जिस साख को बनाना चाह रहा था उस पर भी गंभीर सवाल उठे। दूसरा, चीन पाकिस्तान बोनहोमी
दक्षिण एशिया के पावर इक्वेशन को, दक्षिण एशिया की अस्थायी शांति को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, ये भी एक गंभीर सवाल बनकर सामने आया है। और खासकर जब दक्षिण एशिया की बात होती है तो भारत की भूमिका एक सबसे बड़े शांति दूत के तौर पर स्वाभाविक तौर पर देखी जाती है। अब आपको क्या लगता है, बदले हुए परिप्रेक्ष्य में, बदली हुई परिस्थितियों में चीन पाकिस्तान की दोस्ती और चीन की सामरिक नीति या सामरिक हथियारों की बात करें, इन सब पर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठना किस तरह के पावर इक्वेशन को बनता हुआ आप इस हालात में देख रहे हैं? देखिए, चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा उन्होंने खुद कहा है कि हम पहाड़ों से, नदियों से जुड़े हुए हैं, वैली से जुड़े हुए हैं। तो ये एक पुराना रिश्ता उन लोगों का रहा है और आज भी कायम है। पाकिस्तान की आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस को जो भी सप्लाई इक्विपमेंट का होता है वो चीन के द्वारा होता है। और ये लड़ाई जो थी, लड़ाई 4 दिन की जो हुई, उसमें एक तरफ चीन का इक्विपमेंट था और एक तरफ भारत में बनाए हुए जो हमारे असला का लिस्ट था, प्लस भारत जो इंपोर्ट करता है वो सामान था। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और अभी ये असेसमेंट करना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी कि इस असेसमेंट में चीन का इक्विपमेंट हार गया और भारत का इक्विपमेंट या यूरोपियन इक्विपमेंट जीत गया। जी, ये अभी हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि पूरी एनालिसिस नहीं हो। जहां तक दक्षिण एशिया का सवाल है, दक्षिण एशिया में सार्क के देश आते हैं जिसमें अब अफगानिस्तान भी जुड़ गया है। तो चीन बराबर प्रभाव अपना डालने की कोशिश करता रहा सार्क के ऊपर और सार्क के बारे में पाकिस्तान का जो रुख था, सार्क मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो संबंध है उसके चलते आपने देखा कि सार्क की बैठक हुई ही नहीं बहुत सालों से। सार्क फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस समाप्त हो चुका है। उसके बदले भारत कोशिश में रहा बराबर कि बिम्स्टेक करके एक संस्था है जिसमें बांग्लादेश भी है और बाकी दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश हैं। तो उनको उस संगठन को आगे बढ़ाया जाए और सार्क को छोड़ दिया जाए कि सार्क स्वयं अपना एक नेचुरल डेथ सार्क का हो जाए। तो ये स्थिति है। और आज अगर दक्षिण एशिया को ही हम देखें तो दक्षिण एशिया में खास तौर पर इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि दक्षिण एशिया का एक भी देश, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी की तरफ से ये बयान नहीं आया कि पाकिस्तान ने गलत किया है, हिंदुस्तान सही है और विश्व को, हम सबको हिंदुस्तान का समर्थन करना चाहिए। ऐसा एक भी देश का बयान नहीं आया है। तो हम अगर देखें तो ना केवल दुनिया में बल्कि दक्षिण एशिया में भी हमें लगता है कि हम आइसोलेटेड है। बांग्लादेश के साथ हमारे जितने संबंध बिगड़े हैं हाल के दिनों में वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस आइसोलेशन का परिणाम क्या हो सकता है? ये तो मुझे बड़ा गंभीर दिखाई दे रहा है। नहीं, गंभीर तो है ये मुद्दा, बिल्कुल गंभीर मुद्दा है। और इसको ये देश इस पर इसलिए नहीं तवज्जो दे रहा है, विचार कर रहा है, महत्व दे रहा है क्योंकि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम आइसोलेटेड हैं। और इसको सब कुछ को एक प्रिज्म से, एक दृष्टिकोण से इस देश में देखा जाता है और वो है हिंदू मुसलमान। जितना हिंदू मुसलमान करोगे उतना वोट में फायदा होगा। तो हमारे आसपास के जो देश हैं दक्षिण एशिया में, उसमें बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो इसलिए उनके साथ संबंध बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हिंदू मुसलमान करने में देश के अंदर दिक्कत आएगी, इसलिए हम खामोश रहते हैं। जी, चलिए, तो ये जो है सारे मुद्दों पर आपने विदेश नीति, शुद्ध विदेश नीति के दृष्टिकोण से हमने नहीं देखा मोदी रेजिम में। हमने उसको बराबर डोमेस्टिक पॉलिसी का एक एक्सटेंशन माना कि उसका हम कितना लाभ चुनाव में ले सकते हैं विदेश नीति का,
ये हुआ एक तरफा, और दूसरा कि हम अपने देश की नीति को, हिंदू मुस्लिम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में पेश करेंगे। ये जब चलते वाकया चलते जी ये नजरिया चलते होना चलते चाहिए सर, सही। जी चलते चलते सर इतना बताइए कि क्या वाकई एक हिस्टोरिक ब्लंडर है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भारत पाकिस्तान संबंधों और खासकर कश्मीर के भविष्य को लेकर के? मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा खतरा एक पैदा हो गया है। मैंने आपसे कहा कि इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी पहलगाम की आतंकवादी हमले के साथ, और मामला आके गिरा है कश्मीर पर। अब कश्मीर मुद्दा बन गया जी कि भारत पाकिस्तान में शांति समझौते के लिए कश्मीर मुद्दे का समाधान करना बहुत जरूरी है। आतंकवाद गौण हो गया। मैं मानता जी हूं कि इस पूरे प्रकरण में ये सबसे बड़ी भारत की कमजोरी नजर आई है, और सबसे बड़ा धक्का हमको इसी को लगा है कि हम आतंकवाद के मुद्दे को दुनिया के सामने जिस ढंग से पेश करना चाहिए था, उस ढंग से नहीं पेश कर पाए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और कश्मीर का मुद्दा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भूमिका का अब गौण होना और कश्मीर के मुद्दे का प्रमुखता के साथ सामने आना, ये द्विपक्षीय दायरे से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। वो द्विपक्षीय दायरा जिस द्विपक्षीय दायरे में अब तक शिमला समझौते से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान इस मसले को रखते आए हैं। तो क्या ये नरेंद्र मोदी सरकार का डिप्लोमेटिक फेल्योर है? क्या ये नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, जैसा यशवंत जी कह रहे हैं कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही परिस्थितियों को एक ही तरह से हाँकने की कोशिशों का नतीजा है, या वाकई सरकार के अंदर गंभीरता की कमी है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को भी अधीर माना जाता है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की भूमिका आप देख चुके हैं कि चुनाव में जाकर अमेरिका के अंदर अगली बार ट्रंप सरकार इस तरह की बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश में जाकर करना, वो अपनी छीछालेदार इस मुद्दे पर खुद खुद करवा चुके हैं। तो इन सब परिस्थितियों में स्वाभाविक है कि राजनयिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और आतंकवाद, ये सारे मुद्दे घरेलू परिस्थितियों के साथ नहीं चलते, उन्हीं चश्मे से नहीं देखे जाते। लेकिन उन चश्मे से देखने की कोशिशों का नतीजा कहीं कोई दूसरा तो नहीं होगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। यशवंत सिन्हा जी ने काफी बेहतरीन तरीके से इन तमाम परिस्थितियों पर अपने समृद्ध अनुभवों को हमारे दर्शकों के लिए साझा किया है। उम्मीद है ये वार्ता आपको पसंद आएगी। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए यशवंत सिन्हा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।